हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया इकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोगों को हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेस के रूप में लोग हैं वो कैसे हैं, क्या किस तरह से हैं। तो हमने ये देखने का इसमें आपका प्रयास किया है और इसी पर हम लोग आपका बेसिकली बात भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी मानव पूंजी की आखिर में मानव पूंजी होती क्या है, इसको देखने का हमने दिखाने का आपको प्रयास किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मानव पूंजी देखा हमने, उसका परिचय कराया। उसके परिचय कराने के बाद हमने दो चीजों को पढ़ा कि मानव पूंजी शिक्षा और प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश करने से कैसे व्यक्ति आपका आपका मानव पूंजी बनती है, ये हमने देख लिया। शकल की कहानी को हमने पढ़ा। शकल की कहानी के साथ जो है हमने विलास की कहानी को देखा। किसका देखा? शकल और विलास दोनों की कहानियों को हमने पढ़ा। तो मैंने कल कहा था कि आपने शकल की कहानी से पढ़ के क्या चीज आपने देखा। ठीक ठीक, शकल किस तरह से वहां उसकी पढ़ाई हुई और कैसे आपका विलास पढ़ा। चलिए एक बार देखिए। और दोनों में 4 अंतर करने के लिए मैंने बताया थी कि आप 4 अंतर करके लाइए। कितने बच्चों ने किए हैं 4 अंतर? हो गया विलास शकल। आप शकल की कहानी पढ़ी, विलास की कहानी को देख लिया। मैंने कहा था कि प्रमुख 4 अंतर आपको ढूंढ के लाने हैं। इन 4 अंतरों को आप इन 4 अंतरों को पढ़िए। देखिए, तो बात करी थी शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में, तो 4 अंतर हमने देखे। सबसे पहले मैं अंतर आपको दिखाता हूं। देखिए, जो शकल है वो शकल क्या था आपका? शिक्षित था। दूसरा, स्वास्थ्य से स्वच्छ था। और तीसरा, उसने प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, शिक्षा लिया, प्रशिक्षण लिया और साथ में जो वो आपका परिवार था, परिवार की सपोर्ट थी या मदद थी। ठीक, और विलास के साथ इनमें से कुछ भी नहीं था। और यही कारण है विलास क्या रह गया? गरीब। और शकल क्या हो गया? अमीर। तो आपने अभी एक इमेज देखी थी शकल और विलास की, तो ध्यान दीजिए। ये है शकल जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, और ये है विलास जो क्या बना? पढ़ लिख कर आम रूप में अपनी मछली बेचने वाला। तो ऐसा आपने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजों में पढ़ा और देखा होगा और इन पर विचार किया होगा। ठीक, हमने कल भी देख लिया था। आगे पढ़ते हैं। शकल कई मामलों में कई वर्ष तक शिक्षा उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और कुल उत्पादक में वृद्धि हुई और कुल उत्पादक में देश की समृद्धि देता है। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे प्रतिफल के रूप में मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिल सका। वह अपनी मां की भांति ही मछली बेचकर अपना जीवन यापन करला, इसलिए वह उसकी मां की तरह ही अकुशल श्रमिक रह गया। तो 4 कैसे कह सकते हैं? एक पॉइंट ये भी हो सकता है अकुशल आपका श्रमिक। देखिए, श्रमिक तो सभी हैं, काम तो सभी करते हैं, कोई स्किलफुल करता है, कोई नॉन स्किलफुल करता है। तो वो कैसा रह गया? अस्किलफुल रह गया। क्लियर है? यहाँ आप इन दोनों को अच्छे से देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी और कैसी बनी। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों की कहानी। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा ही निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आप अगर आज शिक्षा में और स्वास्थ्य में अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल क्या होगा? हमको उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं?
बेटा पढ़ लो और खाना पीना अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। और आप क्या करते हैं, ना पढ़ते हैं और ना अपने शरीर का ध्यान देते हैं। और दोनों ही चीजें कैसे हैं, ये हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। ठीक, यह लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी के निवेश की तरह ही है। जिस तरह आप जमीन में निवेश करते हैं उसी की तरह है। एक बच्चा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया तो भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान देने के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व की अनुभव होता है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह वे एक अच्छा चक्र बन जाता है। विपरीत स्वयं भी अशिक्षित, अस्वच्छ और वंचित स्थितियों में रहने वाले बाप एक दुचक्र असर्जित कर लेते हैं और अपने बच्चे अपनी तरह ही वंचित स्थिति में रह जाते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, जो लोग आपके पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों पर पढ़ाई पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान करते हैं, अच्छा उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन, उनकी एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिस प्रकार वो खुद रहते हैं, अच्छी स्कूली शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। होता क्या है, जैसे वो खुद होते हैं उसी अनुरूप वो अपने बच्चों को बना देते हैं। ठीक, उसी के अनुसार ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाप का देखने के लिए मिलती हैं और बाप का भविष्य में मानव पूंजी निर्माण में आपकी समस्या पैदा करती है। क्या करती हैं, भविष्य में मानव पूंजी निर्माण में आपकी समस्या आपकी पैदा करती है। क्लियर है? अब ऐसा एक एग्जाम्पल आप जापान का देखिए। क्या एग्जाम्पल है जापान का, आप देखिए जापान की स्कूली व्यवस्था को देखिए। जापान देश में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वहां किस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेचुरल बेसिस पर उस पर कुछ नहीं है। यह विकसित धनी देश है और अपने देश के लिए आवश्यकता प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे धनी विकसित बने हैं, उनमें लोगों का विशेष रूप से आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका निवेश किया है। लोगों में भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों में कुशल उपयोग किया है और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी को विकसित किया है उसी से उसे देश में आपका विकसित बने हैं। उससे क्या बने हैं, वो आपका विकसित बने हैं। तो मेन जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बाद भी वो एक आपका डेवलपिंग कंट्री है। कारण क्या है, उसने अपने यहाँ के लोगों पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, उनको मानव संसाधन बनाया, उनकी हेल्थ पर, उनके एजुकेशन पर, उनके ट्रेनिंग पर। आप देखिए जितना भी उनका, हाँ आप चाहे आप मोटर मोबाइल आप इंडस्ट्री देख लीजिए उनके यहाँ, आप कोई भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री देख लीजिए, आप वहाँ पर जो है आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लीजिए, एजुकेशन के नए नए टेक्निक देख लीजिए और इवन हेल्थ में भी नई रिसर्च के पॉइंट देख लीजिए। तो जापान ऐसा है जो अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करता है, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करता है, आप देख सकते हैं। ठीक, देख लिया, आगे बढ़े। अब आप देखिए पुरुष और महिला की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अगर हम लोग आपका चर्चा करेंगे तो हमको पूरी जानकारी अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगी कि आखिर में क्या चीजें हैं और वहां किस प्रकार से है। ठीक, कह रहे हैं कि विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है, कोई किसी काम में लगा है, कोई अलग अलग चीजों में। विलास मछली बेचता है और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों में तीन प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, भाई जितना भी काम होता है इन तीन ही सेक्टर में तो होता है। या तो आदमी खेती बाड़ी करेगा, मछली पालन करेगा, खनन करेगा,
या कोई चीज को बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा किसी भी चीज की, या फिर आपका सर्विस देगा बैंक, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ वेल्थ में, इसी में। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गा पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, कृषि, वानिकी, पशुपालन और आपका खनन और उत्खनन, ये सारी चीजें किस में शामिल हैं? ये आपका वानिकी में शामिल है। और दूसरा है आपका कौन सा सेक्टर? तो ध्यान दीजिए, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज शामिल है? तो इसमें विनिर्माण आपका शामिल है, मुख्य रूप से। क्या शामिल है? विनिर्माण, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग है, लोहे से आप ट्रक बना रहे हैं, ट्रैक्टर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और तीसरा जो इसमें प्रमुख सेक्टर है वो है आपका तृतीयक क्षेत्र। और इसी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं, आप जो व्यापार करते हैं, आपको परिवहन करते हैं, संचार होता है, बैंकिंग की सुविधा है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है और अन्य सारी चीजें क्या होती हैं, इन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो थोड़ी जगह बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ ये इस पेज को समझा रहा हूं, आप यहाँ लिखिए प्राथमिक क्रियाएं, यहाँ नाम लिखिए उनके सामने, फिर यहाँ लिखिए द्वितीयक में, और यहाँ लिखिए फिर तृतीयक में। इन तीनों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद सबका नाम, ताकि आपको याद हो जाए कि प्राथमिक क्रिया कौन सी है, द्वितीयक क्रिया कौन सी है और तृतीयक क्रिया कौन सी है। लिखिए फटाफट। जब आप ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? हो गया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी आपका सेक्टर्स को। इन क्षेत्रों में आपके क्रियाकलाप के सफलतारूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय मूल्य वर्धित करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को दो भागों होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। ध्यान दीजिए कौन कौन सी, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ का उद्देश्य के लिए की गई क्रियाओं की पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय है स्व उपभोक्ता के लिए उत्पादन, और इनमें प्राथमिक उत्पाद के उपभोग और प्रसंस्करण का अचल स्वलेख, इन चीजों को उसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो क्या क्या चीज हो गए आप देख सकते हैं। अब जो कृषि है वो प्राथमिक है, इंडस्ट्री आपका द्वितीय है, और सर्विस सेक्टर आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया कौन कहाँ कैसे आ रहा है? चलिए एक छोटा सा एक्टिविटी करनी है। छोटा सा क्रियाकलाप दिया है, अपने निवास क्षेत्र के निकट किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाइए और उस गांव या कॉलोनी के लोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप को लिखिए। अगर संभव नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से पूछिए कि उनका व्यवसाय क्या है, वो काम उन तीन क्षेत्र का हिस्सा के हैं। अब आपने लिस्ट बना रखी है कौन सा काम करते हैं, उसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा कि वो प्राथमिक का काम है, द्वितीयक का काम है या आपका तृतीयक का काम है, उसी में वो ऐड हो जाएगा। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए अपना खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। तो ये तृतीयक क्षेत्र में काम करता है, ये प्राइमरी में काम करता है, ये प्राइमरी में सकल छोटे बहन भाई की देखभाल भी करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्लासिफिकेशन है आपका, बंटवारा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कैसे उसका मूल्य वर्धित है, क्या चीजें हैं। ठीक है,
जब आप इसको देख लेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। और आप जानते हैं महिला और पुरुष में श्रम का विभाजन है। कैसे हम डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ काम महिलाएं करेंगी, कुछ पुरुष करेंगे, कुछ दोनों करेंगे, ऐसा भी होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं, पुरुष आपका खेतों में काम करते हैं। सकल की मां शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल रखती है। सकल के पिता बूटा खेत में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। कैसे करते हैं? परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवा प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। आप घर में जो काम कर रहे हैं महिलाओं को उसको कोई काम नहीं करता। बूटा धन कमाता है, वह परिवार का पालन पोषण खर्चा करता है। परिवार में दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में उसको काउंटेबिलिटी नहीं की जाती। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। क्या नहीं होता? राष्ट्रीय आय में उनकी काउंटिंग या चीजें आपको नहीं गिना जाता या उनको नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर है? तो देखिए ऐसा विभाजन क्यों है, क्या कारण। चलिए, हो गया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारी चीजों को इसमें देखने का, जानने का प्रयास किया है। ठीक है, शेष चीजों को हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।